शहर से 18 साल बाद लौटे बड़े भाई ने जब अपनी ही हवेली के पुराने कमरे में छोटे भाई को फांसी का फंदा लगाते देखा तो उसकी चीख निकल गई। और फिर जो हुआ दोस्तों, उसे देखकर पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। एक ही खून एक ही कोख से जन्मे दो भाई, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। एक भाई करोड़ों की गाड़ियों में घूमता था और दूसरा भाई के पास अपनी बेटी की डोली विदा करने के लिए सगुन के पैसे तक नहीं थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं है, यह कहानी अहंकार और प्रेम के बीच की जंग की। यह कहानी आपको बताएगी कि जब अपने ही अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं तो वक्त कैसी भयानक करवट लेता है। आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए भावनाओं के इस सफर पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भी अपने परिवार से सच्चा प्यार करते हैं और मानते हैं कि खून के रिश्तों से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं, तो अभी इस वक्त हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, यह बात है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की। गांव के पुराने रसूखदार परिवारों में से एक था चौधरी सदन। इस घर में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम था प्रताप और छोटे का नाम था कैलाश। इनके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। प्रताप शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। उसका मन खेती बाड़ी और गाय भैंसों में नहीं लगता था। उसे शहर की चकाचौंध खींचती थी। वह हमेशा कहता था, कैलाश, इस धूल मिट्टी में क्या रखा है, चल शहर चलते हैं, वहाँ कोई धंधा करेंगे, यहाँ तो बस जिंदगी सड़ रही है। लेकिन कैलाश, जो स्वभाव से बहुत ही सरल और जमीन से जुड़ा हुआ था, वह कहता, भैया, यह हमारी पुरखों की जमीन है, यह हमारी माँ है, इसे छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं। पिताजी की निशानी है यह हवेली, इसे वीरान छोड़ना पाप होगा। इसी बात पर दोनों भाइयों की खटपट रहने लगी। प्रताप की शादी शहर की एक तेज तर्रार लड़की निशा से हो गई। निशा को गांव बिल्कुल पसंद नहीं था। वह आते ही प्रताप के कान भरने लगी कि बंटवारा कर लो और अपना हिस्सा बेचकर शहर चलो। दोस्तों, वह काली रात भी आ गई। साल 2005 की बात है। आंगन में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। प्रताप ने जिद पकड़ ली कि उसे जमीन का हिस्सा बेचना है। कैलाश ने बहुत समझाया, उसके पैर तक पकड़े। कैलाश रोते हुए बोला, भैया मत बेचो, इस जमीन को हमारी इज्जत है। अगर पैसे चाहिए तो मैं दिन रात मजदूरी करूंगा, लेकिन यह खेत मत बेचो। लेकिन प्रताप पर तो शहर जाने का भूत सवार था। उसने गुस्से में कहा, तो अपनी यह इज्जत रख अपने पास, मुझे आज ही अपना हिस्सा चाहिए। और सुन, आज के बाद ना मैं तेरा भाई ना तू मेरा भाई, मैं जा रहा हूँ इस नर्क को छोड़कर। प्रताप ने जबरदस्ती अपनी जमीन बेची, पैसे लिए और अपनी पत्नी निशा को लेकर इंदौर शहर चला गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर अपनी हवेली को और रोते हुए छोटे भाई को एक बार भी नहीं देखा। कैलाश चौखट पर खड़ा रोता रहा, लेकिन बड़ा भाई नहीं रुका। दोस्तों, वक्त का वहीं घूमा। प्रताप ने शहर जाकर उन पैसों से कपड़े का व्यापार शुरू किया। उसकी किस्मत के साथ दिया और देखते ही देखते 10-12 सालों में प्रताप प्रताप टेक्सटाइल्स का मालिक बन गया। उसके पास बड़ा बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर सब आ गए। उसका एक बेटा हुआ उनका, जिसका नाम उन्होंने आर्यन रखा। वहीं दूसरी तरफ गांव में कैलाश के बुरे दिन शुरू हो गए। जिस जमीन को बचाने के लिए उसने भाई से बगावत की थी, उस साल भयंकर सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गया। ऊपर से पिताजी की पुरानी बीमारियों का कर्जा। कैलाश पूरी तरह टूट गया। उसकी पत्नी सुधा गरीबी और अभाव में बीमार रहने लगी और उचित इलाज न मिल पाने के कारण उसने भी दम तोड़ दिया। अब कैलाश के जीवन में सिर्फ अंधेरा था और एक नन्ही सी उम्मीद की किरण थी, उसकी बेटी गुड़िया। कैलाश ने कसम खाई कि वह अपनी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। उसने अपनी कमर तोड़ मेहनत की, कभी दूसरों के खेतों में हल जोता, कभी मंडी में बोरियां उठाई। समय बीतता गया। 18 साल गुजर गए। इन 18 सालों में प्रताप ने कभी मुड़कर नहीं देखा कि उसका भाई जिंदा है या मर गया। निशा भी उसे हमेशा रोकती रही, अजी छोड़िए, वो गंवार लोग हैं, हमसे पैसे मांगने लगेंगे। अब साल आया 2023। कैलाश की बेटी गुड़िया विवाह योग्य हो गई थी। कैलाश ने जैसे तैसे अपनी बची कुची जमीन गिरवी रखकर एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परिवार अच्छा था, शादी की तारीख पक्की हो गई। लेकिन दोस्तों, मुसीबत अभी कभी अकेले नहीं आती। शादी से ठीक 4 दिन पहले लड़के वाले की तरफ से एक खबर आई। उन्होंने दहेज में एक बाइक और 2 लाख रुपए नकद की मांग कर दी। कैलाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो पाई पाई जोड़कर बस खाने और टेंट का इंतजाम किया था। कैलाश गांव के साहूकार सेठ गिरधारी के पास गया। वह गिड़गड़ाया, सेठ जी, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। लेकिन सेठ गिरधारी ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। अरे जा जा, पहले का कर्ज तो चुकाया नहीं और मांगने आ गया। तेरी हवेली तो पहले ही गिरवी पड़ी है, अब क्या अपनी खाल बेचेगा। कैलाश हर दरवाजे पर गया, ले हर रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। गाँव वाले ताना मारते, अरे इसका बड़ा भाई तो शहर में करोड़पति है, उसके पास क्यों नहीं जाता। अपनी यह बात कैलाश के दिल पर नस्तर की तरह चुभती थी। उसे अपने भाई की याद तो आती थी, लेकिन 18 साल पहले ठुकराए जाने के घाव अभी भी ज्यादा था। उसने सोचा, जिस भाई ने मुझे नर्क में रहने वाला कहा था, उसके सामने हाथ फैलाने से अच्छा है मैं मर जाऊं। दोस्तों, शादी की सिर्फ एक रात बची थी। कल बारात आने वाली थी। घर में हलवाई बैठने थे, लेकिन कैलाश की जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। इज्जत नीलाम होने वाली थी। उस रात कैलाश ने एक भयानक फैसला लिया। उधर इंदौर में उसी रात प्रताप अपनी आलीशान बेडरूम में सो रहा था। अचानक उसे एक सपना आया। उसने देखा कि उसकी पुरानी हवेली जल रही है और उसका छोटा भाई कैलाश आग के बीच खड़ा उसे पुकार रहा है, भैया भैया मुझे बचा लो। प्रताप हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका पसीना छूट रहा था। रात के 2 बज रहे थे। पास में सो रही निशा जागी और बोली, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या। प्रताप ने कांपती आवाज़ में कहा, निशा, मुझे कैलाश की बहुत याद आ रही है, मुझे लग रहा है वो किसी मुसीबत में है, मेरा दिल घबरा रहा है। निशा ने चिढ़कर कहा, ओहो, 18 साल बाद आपको भाई की याद आई, सो जाइए, वो गाँव में मजे में होगा, वैसे भी
हमें कल क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है। लेकिन दोस्तों खून का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। प्रताप को चैन नहीं पड़ा, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसने उसी वक्त कपड़े बदले। निशा चिल्लाती रही लेकिन उसने अपनी कार की चाबी उठाई और ड्राइवर को भी नहीं जगाया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और आंधी तूफान की तरह गाड़ी गांव की तरफ दौड़ा दी। दोस्तों आगे हवेली में क्या मंजर मिलने वाला था वह जानने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भाई भाई का रिश्ता अनमोल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रताप का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इंदौर से गाँव का रास्ता 4 घंटे का था लेकिन प्रताप ने उसे 2.5 घंटे में ही नाप दिया। सुबह के 4:30 बज रहे थे जब उसकी चमचमाती मर्सिडीज गांव की टूटी फूटी सड़कों पर हिचकोले खाती हुई उस पुरानी हवेली के सामने रुकी। हवेली वीरान पड़ी थी। बाहर कोई सजावट नहीं, कोई चहल पहल नहीं, जबकि उसे पता था कि भतीजी की शादी है। प्रताप का दिल बैठ गया। वह दौड़ते हुए अंदर गया। घर का मुख्य दरवाजा खुला था। सन्नाटा ऐसा कि डरावना लगे। वह सीधे उस कमरे की तरफ भागा जहाँ बचपन में वो दोनों भाई सोते थे। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा धकेला उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। कैलाश! सामने का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच छत के कुंडे से एक रस्सी लटक रही थी। कैलाश एक टूटी हुई कुर्सी पर खड़ा था और वह फंदा अपने गले में डाल चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बस कुर्सी को पैर से ठोकर मारने ही वाला था। प्रताप ने बिजली की रफ्तार से दौड़ लगाई और जाकर कैलाश के पैरों को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया ताकि फंदा न कसे। वह चिल्लाया, पागल हो गया है क्या तू? यह क्या कर रहा है कैलाश? नीचे उतर, मैं आ गया हूँ, तेरा भाई आ गया है। कैलाश जो मौत को गले लगाने जा रहा था भाई की आवाज़ सुनकर सन्न रह गया। उसने आंखें खोली। उसे लगा शायद वह मरने के बाद का भ्रम देख रहा है। लेकिन जब प्रताप ने उसे जबरदस्ती नीचे उतारा और गले से लगाकर दहाड़ मारकर रोने लगा तब उसे एहसास हुआ कि यह हकीकत है। प्रताप कैलाश को छाती से भींचकर बच्चों की तरह रो रहा था। मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। तू यहाँ मरने जा रहा है और मैं वहाँ रेशम के गद्दों पर सो रहा था। अधिकार है मुझ पर। कैलाश भी फुट फुट कर रो पड़ा। 18 साल का जमा हुआ दर्द आंसुओं के साथ बह निकला। उसने सिसकते हुए कहा, भैया आप आ गए, मेरी गुड़िया की डोली। भैया मेरे पास कुछ नहीं है, कल बारात आएगी, वे लोग मांग कर रहे हैं मेरी इज्जत। प्रताप ने कैलाश के आंसू पोंछे और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। उसने कहा कि इसकी मजाल है जो मेरे भाई की इज्जत पर उंगली उठाए। तू रो मत, तेरी गुड़िया सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी बेटी है। अब देख तेरा ये बड़ा भाई क्या करता है। सुबह होते होते पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हवेली के सामने शहर के बड़े बड़े ट्रक आकर रुकने लगे। हलवाई, टेंट वाले, बैंड बाजा वाले और सजावट का सामान। गाँव वाले आंखें फाड़ कर देख रहे थे। प्रताप ने अपनी जेब से गड्डियाँ निकाली और सबसे पहले उस साहूकार के मुंह पर दे मारी, ले गिन ले अपनी पाई पाई, और आज के बाद मेरे भाई की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस गाँव में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। दोपहर तक वह वीरान हवेली किसी राजमहल की तरह सज गई। गुड़िया जो कल तक सहमी हुई थी कि क्या होगा, आज उसके तन पर हजारों के गहने और बनारसी साड़ी जो उसके बड़े पापा यानी प्रताप लाए थे। निशा और बेटा आर्यन भी खबर सुनकर वहां पहुंच गए। पहले तो निशा ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन जब उसने कैलाश की हालत और गुड़िया का भोलापन देखा और अपने पति का यह प्रेम देखा तो उसका भी पत्थर दिल पिघल गया। आर्यन ने तो आते ही चाचा के पैर छुए और काम में हाथ बटाने लगा। शाम को जब बारात आई तो स्वागत ऐसा हुआ कि लड़के वाले देखते ही रह गए। प्रताप सीना तान कर दरवाजे पर खड़ा था। उसने लड़के के पिता को अलग ले जाकर कहा, समझी जी, यह लीजिए 2 लाख नहीं 5 लाख नकद और बाइक नहीं, मेरी तरफ से बच्चों का यह कार की चाबी। लेकिन याद रखिएगा यह दहेज नहीं, मेरी बेटी का तोहफा है, और अगर भविष्य में मेरी गुड़िया की आंखों में एक भी आंसू आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़के वाले शर्मिंदा हो गए और उन्होंने माफी मांगी। विदाई के समय माहौल बहुत भावुक था। गुड़िया अपने पिता कैलाश से लिपट कर रो रही थी, लेकिन आज कैलाश की आंखों में लाचारी के नहीं खुशी के आंसू थे। प्रताप ने कैलाश के कंधे पर हाथ रखा। कैलाश ने हाथ जोड़कर कहा, भैया आप भगवान बनकर आए, अगर आप ना आते तो आज इस घर से डोली नहीं मेरी अर्थी उठती। प्रताप ने उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, पगले भगवान नहीं, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। मुझे समझ आ गया कैलाश, शहर की बड़ी इमारतों में मकान तो होते हैं पर घर तो यही है जहाँ भाई है। अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा अपनी मिट्टी में अपने भाई के साथ। प्रताप ने अपना शहर का आधा कारोबार अपने मैनेजर और बेटे को सौंप दिया और खुद गांव में ही एक फार्म हाउस बनवाकर रहने लगा। उसने गांव की सूरत बदल दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि चौधरी सदन के दोनों भाई अब फिर से एक हो गए थे। निष्कर्ष मोरल दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पैसा, रुतबा और शोहरत सब यही रह जाएगा। बुरे वक्त में ना आपकी गाड़ियाँ काम आती है ना बंगले। काम आता है तो सिर्फ आपका अपना खून, आपका परिवार। छोटी मोटी लड़ाइयों की वजह से अपने भाई बहन से बातचीत बंद मत कीजिए। झुक जाइए, बात कर लीजिए। क्या पता आपका एक फ़ोन या एक मुलाकात किसी की जान बचा ले। अहंकार रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है, इसलिए अहंकार छोड़िए और अपनों को गले लगाइए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या प्रताप ने सही किया? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।